वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के साथ साथ हम बात करें महाराष्ट्र सीईटी में काफी कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये वो टॉपिक है जहां से नीट में भी क्वेश्चन बनता है और यही वो टॉपिक है जहां से जेईई मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। आज के वीडियो की खास बात क्या है, आज वीडियो में हम क्या आगे समझेंगे, तो ये वीडियो एक लेक्चर के अंदर सारे के सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर होंगे। एक लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। ये थ्योरी वीडियो है। इस थ्योरी वीडियो की खास बात, इस थ्योरी वीडियो में मैं सजेशन दूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को बेहतर आउटपुट उठाने के लिए आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब को जरूर लें और उस किताब को लें और जैसे जैसे मैं आगे बताता जा रहा हूं वैसे वैसे इस किताब के हिसाब से आप वर्कआउट करते जाएं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो के चैप्टर्स ब्रेक कर दिए हैं, कौन सा मिनट पे कौन सा टॉपिक है। अगर कोई बच्चा केवल स्पेसिफिक टॉपिक को देखना चाहता है तो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकता है। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद एक वीडियो और बनेगा, वही वन शॉट वीडियो होगा और वो वन शॉट वीडियो होगा महाराष्ट्र सीईटी और बोर्ड्स के स्टेट बोर्ड के जो न्यूमेरिकल्स फ्रेम किए गए हैं उन फ्रेम न्यूमेरिकल पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर में मैं इससे पहले आपको इस चैप्टर से पहले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता चुका हूं। इंड्यूस करंट क्या होता है, एसी जनरेटर क्या होता है, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट क्या होता है, कैसे इसे जनरेट किया जाता है और इसे जनरेटर क्या होता है। अगर आप में से किसी बच्चे ने ये बताया गया टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो मैं सजेशन दूंगा कि आप इस टॉपिक को प्रोसीड ना करें। आप पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उस टॉपिक को रीड करें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहां पर आप उसे क्लिक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम हमारे घर में जब किचन में जाते हैं या हमारे घर में जब एंटर करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कुछ इक्विपमेंट्स हमारे पास ऐसे मौजूद होते हैं जो इक्विपमेंट्स को हम नॉर्मली डेली यूज करते हैं। आप टीवी की बात कर सकते हैं, फैन की बात कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर की बात कर सकते हैं, आप हीटर की बात कर सकते हैं, साथ साथ आप पानी भरने वाली जो मोटर होती है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो कुछ ये आखिर किन पे काम करती है। आप देखेंगे घर में बल्ब पे लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऐसा करके बल्ब पे लिखा होता है, रेटिंग लिखी होती है। तो पिछले चैप्टर में जैसा कि मैंने बताया था कि एसी जनरेटर के केस में कि जब एसी जनरेटर को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाया गया था, एसी जनरेटर को जब मैग्नेटिक फील्ड में मोशन एसी किसी कॉइल को, नॉट एसी जनरेटर, कॉइल को जब मोशन करवाया गया था तो वहां पे साइनसोइडल वेव जनरेट हुई थी। कौन सी वेव जनरेट हुई थी? साइनसोइडल वेव जनरेट हुई थी। घर में भी आप देखेंगे घरों में लिखा होता है 10,000 वोल्ट, घरों में नहीं लिखा होता है, 220 वोल्ट लिखा होता है, 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट के साथ साथ में एसी भी लिखा होता है। तो एसी का मीनिंग क्या और डीसी का मीनिंग क्या? तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट, जिसकी पोलैरिटी समय के साथ लगातार बदलती नहीं है, जिसके साइकिल फिक्स रहते हैं, यूनिडायरेक्शनल रहते हैं, उससे हम कहते हैं डीसी। और जिसकी पोलैरिटी समय के साथ साथ में लगातार बदलती है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग। देखिए एसी के कुछ अप्लायंस जो हम घर पे ऑफिस में यूज करते हैं वो अप्लायंसेस के बारे में यहां पे बता रखा है। आप देखिए एसी के ये जो अप्लायंस जो एसी पे काम करते हैं उसमें कन्वर्जन प्रोसेस होता है, एसी का डीसी में कन्वर्जन होता है, उसके बाद यूटिलाइजेशन होता है। एसी some of the appliances we use at the home or office like टीवी, कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर, रेडियो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यूज करते हैं बाय यूजिंग अ डिवाइस विच इज कॉल्ड रेक्टिफायर। और ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में चेंज करती है उसे रेक्टिफायर नाम दिया जाता है। देखिए कुछ डोमेस्टिक डिवाइस पर गौर कीजिएगा, फैन, फ्रिज, एयर कंडीशनर, इंडक्शन हीटर और कॉइल हीटर, ये जो सारी डिवाइस मैंने आपके सामने नाम बताई है, ये सारी की सारी डिवाइस डायरेक्टली एसी पे काम करने वाली डिवाइस है। और बहुत सारी ऐसी डिवाइस जिनमें इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है, ये एसी पे काम कर रही होती है। तो हम चलिए इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं कि एसी का जनरेशन आखिर कैसे होता है। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि एसी जनरेटर की मदद से आप साइनसोइडल वेव जनरेट करते हैं। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं तो आपको करंट मिलता है। इन दोनों में आप देख सकते हैं दोनों में आपको साइन और दोनों में साइन मिल रहा है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम टी टाइम है और ई नॉट मैक्सिमम वोल्टेज है। वापस देखिए आई नॉट क्या है? आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। आई नॉट क्या है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। अल्फा इनिशियल फेज कहलाता है, अल्फा इनिशियल फेज कहलाता है। एसी का डायग्राम जो कि पिछले चैप्टर में ये बता भी चुका हूं मैं आप लोगों को, यहां से यहां तक आप पूरा देख पा रहे हैं। दिस इज द वन कंप्लीट साइकिल, 0 से लेकर 2π तक।
यहां π/2 पे आप देख सकते हैं एसी की मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होती है, वो ईएमएफ है इसलिए इसे ई नॉट मैक्सिमम कह रहे हैं। ये 3π/2 है तो यहां पर माइनस ई नॉट वैल्यू मिलती है। कौन सी वैल्यू मिलती है? माइनस ई नॉट वैल्यू मिलती है बच्चों। अब एसी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके बारे में हम बात करेंगे। एसी के इंपॉर्टेंट टर्म में से एक टर्म है एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। और पीक वैल्यू भी क्या होती है, भी आप समझ लीजिए। पीक वैल्यू, पीक वैल्यू का मतलब यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट, इसी को पीक वैल्यू कहा जाता है। ये देखिए ये जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है आपको, इसी को पीक वैल्यू कहा जाता है। तो चलिए पीक वैल्यू तो समझ चुके हैं हम लोग। और एवरेज वैल्यू कैसे डिफाइन किया जाता है इस पर गौर कीजिएगा बच्चों। एवरेज वैल्यू किसी भी एसी की या किसी भी फंक्शन की जो डिफाइन की जाती है, बेसिकली साइन का ग्राफ आप यहां पे देखिएगा। साइन के ग्राफ में आपको क्या बात दिख रही है? साइन के ग्राफ में जो इतना एरिया आपको दिख रहा है ऊपर पॉजिटिव, उतना ही एरिया नीचे नेगेटिव है। 0 से लेकर 2π के बीच में, 0 से लेकर पाई के बीच में ये आपको पॉजिटिव मिल रहा है। ये देखो, ये मैं जो पॉजिटिव साइन से बना रहा हूं ये पॉजिटिव है, और ये आपको नेगेटिव मिल रहा है। इंटरेस्टिंग बात है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव का सम कितना है बच्चों? तो 0 सम आपके पास में अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें वन कंप्लीट साइकिल में 0 से 2π के बीच में एरिया कितना आएगा, 0 से 2π के बीच में एरिया कितना आएगा? तो एरिया 0 आएगा। वापस सुनना, 0 से 2π के बीच में एरिया कितना आएगा? तो एरिया 0 आएगा। ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम यहां एवरेज वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी फंक्शन की? एवरेज वैल्यू को डिफाइन किया जाता है उस फंक्शन का उस गिवन टाइम इंटरवल में लिमिट में इंटीग्रेशन कीजिए डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, जिसको मैं बोर्ड पे चल के समझाने भी वाला हूं बच्चों। ये बात बोर्ड पे चलने के समझाने लायक वाली बात है। उसके बाद फिर मैं आपसे बोर्ड पे चर्चा करूंगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में। रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर पे चर्चा करके ये डेरिवेशन में आपके सामने बोर्ड पे डिस्कस कर रहा हूं कि ये कैसे आया है। फिर मैं वापस से स्क्रीन पे आऊंगा। ये डिस्कशन होने के बाद में हम बात करेंगे कि हीट प्रोड्यूस, एक साइकिल के लिए कितना हीट प्रोड्यूस होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और वापस हम स्क्रीन पे आएंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे साथ मिलकर। तो चलिए बच्चों स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं एवरेज वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या। देखिए बच्चों, यहां पर हमें बात करनी है एसी के एवरेज वैल्यू के बारे में। किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू क्या डिफाइन होता है? वो डिफाइन होता है किसी भी दो गिवन लिमिट के बीच में फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दीजिए टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में। देखिए साइन एसी के लिए मैंने अभी आप लोगों से चर्चा की। एसी के लिए आप देख सकते हैं दिस इज ई नॉट एंड दिस इज ऑल्सो ई नॉट। ये 0 से आपके पास में कैपिटल टी, ये t/2, ये t/4, ये 3t/4। ध्यान से देखिएगा यहां से यहां तक। E इक्वल टू आपके पास था E0 sin ओमेगा टी, E0 sin ओमेगा टी। ओमेगा कितना है तो ध्यान रखिएगा 2π/t है। तो t निकालना हो तो 2π/ω निकाला जा सकता है। t/2 करना हो तब π/ω। यहां पे देखिए जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। तो एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? तो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया होता है। तो भाई गिवन टाइम से अगर आपको करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है, ईएमएफ की एवरेज वैल्यू निकालनी है, जैसे आपको बोला जाए कि ई एवरेज निकालो, तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल टी, यहां से लेके कैपिटल टी वन साइकिल में ई डी टी निकाल लो और 0 से लेके कैपिटल टी डी टी कर लो। तो आप ये देखोगे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। समेशन मतलब एडिशन। एडिशन मतलब यहां पे एरिया निकालना, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो इसलिए एरिया 0 आ जाता है। वैसे आई एवरेज की हम बात करें 0 से लेकर टी तक के लिए, 0 से लेकर टी तक के लिए ई डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी डी टी, इसे भी देखेंगे आप तो एरिया 0 आएगा। इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा बताया गया है कि एवरेज वैल्यू को डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है, खासकर वन साइकिल के लिए। इसलिए एवरेज वैल्यू को डिफाइन किया जाता है हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए चलिए ई एवरेज फॉर हाफ साइकिल दैट इज 0 से लेके हम t/2 के लिए बात करें दैट इज ई डी टी, फ्रॉम 0 टू t/2 बात करें तो dt आ जाएगा आपके पास में t/2। अब यहां पे देखो ओमेगा इक्वल टू t/2π/t था, तो t इक्वल टू 2π/ω आपके पास में आ चुका है। तो अगर t/2 बोला जाए तो कितना निकलेगा? तो π/ω निकलेगा आपके पास में t इक्वल टू। सो ई एवरेज दैट इज इक्वल टू क्या? 0 से लेके π/ω em sin ओमेगा t dt, 0 से लेके π/ω dt। बच्चों याद दिलाना चाहूंगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है। देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है।
साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा होता है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो देखो ई एवरेज यहां से यहां तक 0 से लेके पाई बाय ओमेगा। अब अगर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन लिखा जाए, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ऐसा लिखा जा सकता है। ई एवरेज कैन बी रिटन 0 टू पाई बाय ओमेगा, ई एम बाहर निकल गया आपके पास में, साइन ओमेगा टी डी टी 0 से लेके पाई बाय ओमेगा डी टी। एवरेज वैल्यू ई एम बाहर निकाल चुका हूं मैं, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से लेके पाई बाय ओमेगा, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब 0 dt का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो dt का इंटीग्रेशन t होता है 0 से लेके पाई बाय ओमेगा, 0 से लेके पाई बाय ओमेगा। चलिए आइए बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं बात बता रहा हूं मैंने आपको पाई बाय ओमेगा के टर्म में लिख के बताई है। आपकी किताब में से थीटा के टर्म में दिया हुआ, मैं थीटा के टर्म में भी समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ थीटा ऑल्सो। ना केवल थीटा के टर्म में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इस टर्म में भी समझा रहा हूं, ठीक है ना? तो समझो ध्यान से इस बात को। तो यहां पर आपके पास में ई एवरेज कितना आ गया है भैया? ई एम अपॉन ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी में माइनस साइन बाहर निकला, कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू पाई बाय ओमेगा, और ये आपके पास आता है अपर लिमिट पाई बाय ओमेगा माइनस लोअर लिमिट। सो ई एवरेज आपके पास कितना निकल कर आ जाता है? ई एम इंटू ओमेगा अपॉन पाई ओमेगा, कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू पाई बाय ओमेगा। पहले कौन सी लिमिट रखी जाती है? तो पहले अपर लिमिट रखी जाती है, बाद में लोअर लिमिट रखी जाती है। सो ई एवरेज माइनस ई एम, ओमेगा ओमेगा कैंसिल अपॉन पाई, कॉस ओमेगा टी के प्लेस पे देखो कितना है? पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, ऐसा लिखा जा सकता है। ई एवरेज माइनस ई एम अपॉन पाई, पाई पाई ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल, कॉस पाई माइनस 1 होता है, माइनस कॉस 0 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस 2 यह आ जाएगा ट्वाइस ई एम अपॉन पाई, ट्वाइस ई एम अपॉन पाई, इसे ऐसा निकाला जा सकता है। तो आइए चलिए बुकिश मेथड को समझिए, बुक में क्या दिया गया है, बुकिश मेथड के हिसाब से किस तरह से सॉल्व किया गया है। वहां पे साइन थीटा को निकाल के इंटीग्रेशन बताया गया है, सिर्फ ओनली साइन थीटा। तो साइन थीटा एवरेज को बताने का तरीका ऐसा भी होता है और बार भी होता है। तो कहां से कहां तक? हाफ साइकिल के लिए। साइन थीटा के टर्म में देखो कैसा होता है, ये आपके पास में ये थीटा है और ये वाई है, ये वाई इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ है। वाई इक्वल टू साइन थीटा के ग्राफ में 0 से लेके 2 पाई, यहां से यहां तक पाई, उसका भी हाफ बोला जाए तो पाई बाय 2, उसका पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो ये आ जाता है 3 पाई बाय 2। सो 0 से लेके हम पाई के बारे में बात करें, दिस इज साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई डी थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। चलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई, कॉस साइन डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 टू पाई कहा जा सकता है। तो इससे लिखा जा सकता है माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, कॉस थीटा 0 टू पाई, पाई माइनस 0, ऐसा लिखा जा सकता है। कॉस पाई माइनस कॉस 0, पाई आपके पास आता है माइनस 1 अपॉन पाई, तो आंसर आता है आपके पास माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन पाई, ये वैल्यू आती है 2 अपॉन पाई। अब 2 अपॉन पाई को आप क्या क्या लिख सकते हैं? तो 2 अपॉन पाई को आप चाहें तो 2 अपॉन 22/7 भी लिख सकते हैं, इसे 7/11 भी लिखा जा सकता है, और 7/11 को लिखा जाता है 0.6 समथिंग लिखा जाता है, 7/11 को 0.637 लिखा जाता है बच्चों। क्या लिखा जाता है? 0.637। तो अगर E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और आपसे किसी ने कह दिया कि बताओ 0 से पाई तक के बीच में, 0 से पाई तक के बीच में साइन थीटा ओमेगा टी मतलब थीटा, बताइए 0 से पाई के बीच में एवरेज वैल्यू कितना होगा? सो ई एवरेज विल बिकम 2 बाय पाई ई नॉट, आई एवरेज विल बिकम आई बाय पाई या आई नॉट बाय 2 बाय पाई आई नॉट लिखा जा सकता है। तो मैंने अभी आप लोगों से चर्चा की किसके बारे में? मैंने अभी आप लोगों से एवरेज करंट के बारे में चर्चा की, एवरेज ईएमएफ के बारे में चर्चा की। वन कंप्लीट साइकिल में चाहे साइन की बात करो या कॉस की बात करो, वन कंप्लीट साइकिल में चाहे साइन की बात करो या कॉस की बात करो, दोनों के लिए ईएमएफ 0 आएगा, एवरेज करंट 0 आएगा, एवरेज ईएमएफ 0 आएगा,
एवरेज करंट भी जीरो आएगा, एवरेज यील्ड में भी जीरो आएगा, इसलिए हाफ साइकिल के लिए बात की 2/π, 2/π को लिख सकते हैं 2/22/7, 7/11, 0.637, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे करंट की जिसको कई बार यूज किया जाता है, जिसे रूट मीन स्क्वायर करंट कहा जाता है। मतलब ये होता है किसी फंक्शन का पहले स्क्वायर करो, किसी भी फंक्शन का स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर अंडर रूट लो, तो ऐसे फंक्शन को आरएमएस फंक्शन कहा जाता है। हम इसे लिखते हैं FRMS का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर करो, मीन लो, इसे FRMS लिखा जाता है। देखो अभी मैंने आपको करंट के फैक्टर में यह बताया कि करंट के फैक्टर में जब y इक्वल टू, आप साइन थीटा की बात कर रहे हो, ये देखो ये आपके सामने y, ये थीटा, 0 से 2π, ये पाई, ये π/2, ये E0, ये आपके पास -E0। और अगर हम करंट के बारे में बात करें तो करंट की इक्वेशन भी बना देते हैं आपके सामने। करंट की इक्वेशन ये रही, I0 -I0, ये करंट, ये आपके पास में थीटा। सो I इक्वल टू कैन बी रिटन I0 साइन थीटा, इसे I0 लिखा गया है, I लिखा गया। तो इसका रूट मीन स्क्वायर कैसे लेंगे? तो पहले फंक्शन का स्क्वायर करो, फिर मीन लो, स्क्वायर करा मतलब I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मीन लिया। मीन कैसे निकालते किसी फंक्शन का? भाई पहले तो स्क्वायर कर दो, चलो स्क्वायर किया दोनों तरफ, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस फंक्शन का मीन निकालो, तो इस फंक्शन का मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? वन साइकिल के लिए 0 से 2π I स्क्वायर dt अपॉन 0 से 2π dt, ये आ गया। स्क्वायर करने के बाद मीन मतलब बाहर लगा दिया, ठीक है, बाहर लगा दिया। अब इसका अंडर रूट ले लो, अब इसका अंडर रूट ले लो, तो ये कौन सा करंट आ जाता है? तो ये करंट आ जाता है IRMS। देखो जो आखिरी में आया पहले वो करना है, पहले क्या करना है? स्क्वायर करना है। करंट क्या था? करंट सिंपल था I इक्वल टू I0 साइन थीटा, I इक्वल टू I0 साइन थीटा था। स्क्वायर किया I स्क्वायर I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर किया फिर मीन लिया। मीन निकालने का तरीका क्या? मीन निकालना मतलब इंटीग्रेशन करो 0 से 2π I स्क्वायर dt, 0 से 2π dt। अच्छा, आप में से किसी के मन में ऐसा आ रहा है क्या कि सर आपने तो अभी बोला था वन साइकिल में 0 होता है? भाई वन साइकिल के अंदर एवरेज वैल्यू 0 होती है सर, आपने तो अभी ये कहा था। तो बच्चों स्क्वायर के टर्म में 0 नहीं होता, देखो ये स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, वो केवल डायरेक्ट I होता था तो इसके टर्म में 0 होता था। स्क्वायर में तो नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है। तो चलो आगे और डेरिवेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये कहा कि हमारे पास में करंट की वैल्यू दे रखी है, द वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन एंड दैट वैल्यू इज I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। रूट मीन स्क्वायर निकालना है तो IRMS आ जाता है अंडर रूट 0 से लेकर 2π I स्क्वायर dt अपॉन 0 से लेकर 2π। ये आपके पास में dt नहीं आएगा, I स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, थीटा के टर्म में तो फिर थीटा आएगा, I स्क्वायर डी थीटा, ये डी थीटा आएगा। बच्चों मैंने पिछले स्लाइड में जो भी अभी लिखा था उसमें करेक्शन कर लीजिएगा आप, यहाँ पे डी थीटा आएगा फिर, क्योंकि हम थीटा के टर्म में बात कर रहे हैं। ओमेगा टी के टर्म में बात करते तो फिर टी आता था। तो चलिए आई की वैल्यू को स्क्वायर करके लिखा जाए। IRMS अगर निकालना है इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा इस तरह से 0 से 2π I स्क्वायर मतलब I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, 0 से 2π डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से 2π, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, I0 स्क्वायर अपर लिमिट 2π लोअर लिमिट 0, 0 से 2π साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा IRMS का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट जो काम आता है, 2 cos को थीटा -1 होता है, और cos 2 थीटा का ही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिससे हम कहते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर किसी बच्चे के मन में ऐसा आता है कि ये फॉर्मूले क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? याद करोगे तो याद रहेगा भैया, तो करना चालू कर दो। ऐसा सोचो ही मत कि भाई ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्या करने ही पड़ेंगे, कर लो, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1/2 1 - cos 2 थीटा, 1/2 1 - cos 2 थीटा। अब देखो इसको हम रखते हैं, वैल्यू को पुटअप करते हैं, I0 स्क्वायर अपॉन 2π, I0 स्क्वायर अपॉन 2π साइन स्क्वायर थीटा मतलब 0 से लेकर 2π कर देता हूं मैं यहां पर,
हम यहां से यहां तक कर देते हैं 0 से लेके 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, 1/2 अगर यहां से बाहर निकल जाएगा तो 1/4 I0 स्क्वायर बाय 4 पाई हो जाएगा। देखो हम इसे लिख देते हैं I0 स्क्वायर बाय 4 पाई 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखिए, आपके पास में ये IRMS का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखना ध्यान से, I0 स्क्वायर बाय 4 पाई अंदर कर देते हैं 0 से लेके 2 पाई 1 मल्टीप्लाई बाय डी थीटा 0 से लेके 2 पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा, ये आपके पास आ जाता है IRMS का स्क्वायर I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी थीटा का थीटा 0 से लेके 2 पाई। अब ये तो देखो कॉस आ गया और कॉस का इंटीग्रेशन 0 आएगा, क्यों सर, कॉस का ग्राफ ऐसा होगा तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा। देखो हाफ पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भैया साइन वाला फंक्शन हो कॉस वाला फंक्शन हो एवरेज 0 आता है, यही बोला था मैंने, साइन वाला फंक्शन हो या कॉस वाला फंक्शन हो एवरेज क्या आता है 0 आता है। तो एवरेज 0 आ गया। अब एवरेज 0 आ गया तो देखो ध्यान से, अब क्या मजा छा गया, IRMS स्क्वायर I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये हो गया 2 पाई माइनस 0। अब देखिए हीरो क्या होने वाला है, I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई, ये कैंसिलेशन हुई गवा। अब 2 दूना 4 I0 स्क्वायर बाय 2, तो IRMS स्क्वायर कितना हो जाने वाला है, देखिए अब क्या हो जाने वाला है, IRMS स्क्वायर इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 2। सो रमेश जी किथे गए, तो रमेश जी भाग गए, RMS आ गया I0 बाय √2, RMS क्या आ गया I0 बाय √2। तो I0 बाय √2 विनोद जी का रमेश जी के साथ देखिए क्या संबंध है, V0 बाय √2 I0 बाय √2 V0 बाय √2 ऐसा लिखा जा सकता है। तो हमने इस तरह से बता दिया कि V0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है, VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। अब देखो बेटा ये बात समझने के बाद थोड़ा समझना इस बात को, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो एक्सप्लेन ऐसा कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि जब आपको घर में लिखा जाता है कि 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 50 बार 1 सेकंड के अंदर 50 चक्कर डांस कर चुकी है, 50 साइकिल, ऐसा 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 50 साइकिल, ये E0 और ये E0, और 220 वोल्ट दिया है तो ये क्या दिया हुआ रहता है, ये आपको वोल्टेज है तो VRMS दिया रहता है। क्या दिया रहता है बेटा, VRMS दिया रहता है, लिखा नहीं रहता है, बताया नहीं रहता है, VRMS होता है। VRMS से मैक्सिमम वैल्यू, जिसे मैंने आपको V0 बाय √2 बताया था, सो V0 बाय √2 मल्टीप्लाई बाय VRMS 220 √2 वोल्ट। तो भैया घर में जो 220 होता है, 220 नहीं होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू 220 मल्टीप्लाई बाय √2 दैट इज 300, मोर देन 300 वैल्यू निकल कर आता है। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं अभी आपके सामने किताब पे भी आऊंगा तो किताब में बताऊंगा मैं बात कि भैया 220 वोल्ट की डीसी खतरनाक होती है या 220 वोल्ट की एसी खतरनाक होती है। तो 220 वोल्ट की डीसी मतलब यूनिडायरेक्शनल, 220 है तो 220 ही नजर आने वाला है, लेकिन 220 वोल्ट की एसी 220 की नहीं होती। 220 लिखा होता है तो 220 √2 होती है जो कि बड़ी होती है। तो बताओ एसी खतरनाक है या डीसी खतरनाक है, बोलो भाई क्या खतरनाक है, एसी खतरनाक है या डीसी खतरनाक है, बोले सर एसी खतरनाक है, डेंजरस है। आ जाओ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में H = I² RT, आप H = I² RT में आप देखिए मैंने I = I0 साइन थीटा भी लिखा था, और थीटा को चाहे तो हम साइन ओमेगा टी के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मैंने ओमेगा टी के टर्म में एक्सप्रेस किया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के हिसाब से हम बात करके देखते हैं यहाँ पर, जो कि किताब के अंदर भी बताया गया है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात की जाए, डीसी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताया गया था I² R dt फ्रॉम 0 to
या T1 टू T2। चलिए करंट की बात करते हैं। करंट गया ऐसा, ये रहा I, ये रहा I नॉट, वंस अगेन I नॉट, ये हुआ 0 से T, ये T से T/2, उसका भी आधा T/4, और ये है आपके पास 3T/4। बहुत सारे बच्चे तो अभी आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि सर ये क्या लिखते जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। अरे तुमको समझ में नहीं आता है तो तुम्हारे पुराने कंसेप्ट खराब है, बर्बाद हो चुके हो तुम। और बर्बादी का एक बात, तुम्हें आबादी अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, ये ग्राफ की वीडियो शेयर कर रहा हूं, देख लेना, तुम्हारे पुराने पाप धो लेना, धुल जाएंगे तो कम से कम आगे सुधर जाएंगे, आगे भी बहुत काम आएंगे। इसलिए अभी सुधार लो और जब जागो सब सवेरा, ठीक है ना। तो अगर ये सोच रहे हो कि ग्राफ कैसे लिख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्राफ की लिंक है, 20 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट निकालो और देख लो कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो 0 से T/4 I नॉट 3T/4 ऐसा लिखा जा सकता है। और देखो मेघा ओमेगा 2π/T, T इक्वल टू 2π/ओमेगा, π/ओमेगा। अब हमें लिखना है 3T/4, 3T/4। तो T/4 आपके पास अगर कर दिया जाए, T/4 कर दिया जाए तो 2π/4 मतलब π/2 ओमेगा आ जाता है, π/2 ओमेगा आ जाता है। सर आपने ऐसा क्यों किया, उसकी जरूरत पड़ रही इसलिए किया। देखो क्यों किया तो उसका कारण, जरूरत है मुझे उसकी। कैसी जरूरत है सर? देखो मैंने इक्वेशन लिखी I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे इंटीग्रेशन 0 से लेके T तक के लिए लेना है, 0 से लेके T तक, 0 से T, T मतलब कितना 2π/ओमेगा, T मतलब कितना 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा H इक्वल टू R बार 0 से 2π/ओमेगा। I कितना आ गया, I नॉट साइन ओमेगा टी, तो I स्क्वायर कितना आ जाएगा, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, H इक्वल टू R I नॉट स्क्वायर 0 से 2π/ओमेगा के बीच में साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। इस कहानी में हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसे निकाल भी सकते हैं हीट के टर्म में, जैसा कि आपकी किताब के अंदर बताया गया है हीट के टर्म में निकाल के, ठीक है। तो I स्क्वायर, अब इस वाले टर्म का जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो 1/2 आता है। कितना आता है बेटा, 1/2 सॉल्यूशन निकल कर आता है 0 से 2π के लिए। सो 1/2 सॉल्यूशन आता है, नहीं T/2 सॉल्यूशन आता है, T/2। अगर 0 से T तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो T/2 सॉल्यूशन आता है। कितना आता है, T/2 आता है। भाई जिस किसी को पता नहीं हो सुन लेना ध्यान से, 0 से T तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन करते हो तो T/2 आता है। 0 से T तक कॉस स्क्वायर ओमेगा टी dt इंटीग्रेशन करते हो तो T/2 आता है। चलो मैंने लिख दिया 0 से T तक H इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R T/2। तो देखिए ध्यान से, I नॉट स्क्वायर R डिवाइड बाय 2, T कितना है 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा ऐसा लिखा। देखिए बच्चों यहां पर क्या है, H इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R T/2, T/2 को लिख दिया आपने 2π/ओमेगा। मैंने अभी आप लोगों के सामने चर्चा की, क्या चर्चा की वो भी ध्यान से देखिएगा। मैंने चर्चा ऐसी की कि IRMS I नॉट बाय √2 होता है, तो IRMS का स्क्वायर I नॉट स्क्वायर बाय 2 होता है। तो I नॉट स्क्वायर बाय 2 को आप चाहे तो IRMS लिख सकते हो। H इक्वल टू कितना आ गया, IRMS का स्क्वायर R 2π/ओमेगा। मतलब अगर आप DC के टर्म में गए तो भी और AC के टर्म में गए तो भी, वापस सुनना, DC के टर्म में गए, मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में गए तो आप देखिए H इक्वल टू IRMS स्क्वायर R 2π/ओमेगा। इफ T इक्वल टू 2π/ओमेगा लिख दिया जाए तो H इक्वल टू आ जाएगा IRMS स्क्वायर RT। T की 2π/ओमेगा वैल्यू पर, T की 2π/ओमेगा वैल्यू पर हीट का एक्सप्रेशन ये दिया गया है। इससे साफ समझ में आ गया कि हीट के लिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ AC के केस में IRMS का मेजरमेंट करना फायदेमंद होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के केस में IRMS का मेजरमेंट करना फायदेमंद होगा, या उसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं आगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहले समराइज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों RMS वैल्यू की हमने बात की, रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर बाद में मीन उसके बाद रूट। तो देखो पहले स्क्वायर किया, फिर 0 से 2π के बीच में मीन लिया, मीन लेने पर आपके सामने ये वैल्यू निकाल के लाया हूं मैं I नॉट बाय √2, जिससे आप चाहें तो 0.707 लिख सकते हैं। सेम किसके लिए बताई जा सकती है,
ई नॉट या जैसे वी नॉट लिखा जाता है 0.707 मैक्सिमम वैल्यू। हीटिंग इफेक्ट के लिए मैंने आपके सामने बोर्ड पर डिस्कशन किया, H इक्वल टू आर आई आर एम एस स्क्वायर 2 पाई बाय ओमेगा। इट इज द सेम एज अ हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड आई आर एम एस फॉर द टाइम टी इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। तो डीसी में भी वैसा ही इफेक्ट आता है, और डीसी में ये समझ लो कि आई आर एम एस के इक्वल जो मैग्नीट्यूड हो और 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पर हीट जो डेवलप होती है उसका भी फॉर्मूला ऐसा ही बताया जा सकता है। देखिए अब हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरे फिजिक्स में, खासकर एसी के लिए, नॉट पूरे फिजिक्स में, एसी के लिए ब्रह्मास्त्र है। इसे कहा जाता है फेजर। तो फेजर का मतलब क्या होता है, तो देखो जहां जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं समझ जाना। ये देखो फेजर मतलब रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, एक्चुअलिटी में क्वालिटी भी लिख सकते हैं, क्वालिटी वेरिंग साइनसॉइडल विद टाइम इज कॉल्ड फेजर। भाई साइन और कोसाइन, अभी आपने देखा दोनों करंट की इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था और V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था। तो ये साइन के टर्म में जो है, अगर उन्हें वेक्टर टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए और रोटेटिंग वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो हमारे लिए एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। मैं इसको बोर्ड पे बताता हूं आपको कि देखिए यहां पर कैसा है। मान लो आई नॉट कोई करंट की वैल्यू है, आई नॉट कोई करंट की वैल्यू है, यहां से बनने वाला एंगल थीटा है। यहां कंपोनेंट करोगे तो ये कंपोनेंट आ जाएगा एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, और ये अगर इधर की तरफ कंपोनेंट निकालोगे तो कॉस साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। आप इसे घूमता हुआ मान रहे हो, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमता हुआ मान रहे हो बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए मैं पहले फेजर के बारे में थोड़ा समझा देता हूं, उसके बाद आप और हम जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसी का बिहेवियर कैसा होता है। सर बोले मतलब क्या, भाई एसी को आप कहां कहां पे लगाओगे, एसी को आप लगाओगे, ये देखो ध्यान से, रजिस्टर के अक्रॉस एसी को लगाओगे, मैं ये सर्किट बोर्ड पर डिस्कस करूंगा। फिर इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा आपसे रजिस्टर को लगाने के बाद में इंडक्टर के अक्रॉस आप एसी लगाओगे, तो देखो इंडक्टर के अक्रॉस आप एसी लगाओगे, ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस। फिर हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस एसी लगाएंगे तो क्या होगा, ये देखो कैपेसिटर ये रहा, उसके अक्रॉस एसी लगाएंगे तो क्या होगा। फिर आप और मैं चर्चा करेंगे कि कैपेसिटर इंडक्टर के साथ साथ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को कैसे कंपेयर किया जाए, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मैं बोर्ड पे समझाऊंगा भी सही। फिर हम इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों को सीरीज में लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं सबसे पहले फेजर का डिस्कशन करता हूं, फेजर के बाद बेसिक सर्किट के डायग्राम का डिस्कशन करूंगा, वापस स्क्रीन पे आऊंगा, आपको समराइज करके समझा। देखिए बच्चों, फेजर का टॉपिक सुनते दिमाग में क्वेश्चन आता है फेजर होता क्या है, या फेजर को ना बनाया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो फेजर को बनाने के पीछे कारण होता है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज या करंट दोनों की स्टडी आसान हो जाती है। अब किसे कहते हैं फेजर, तो फेजर कहता है रोटेटिंग वेक्टर्स आर कॉल्ड फेजर्स, रोटेटिंग वेक्टर्स आर कॉल्ड फेजर्स। फेजर में क्या होता है तो मैं समझाता हूं, जैसे मान लो आपके पास में कोई करंट है जिसका मैग्नीट्यूड है एरो से बताया गया है, ये आई नॉट है, ये मैग्नीट्यूड है ना, ये मान लेते हैं हम रोटेटिंग वेक्टर मतलब कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, ये मान लो थीटा है, ओमेगा आप जानते हैं थीटा बाई टी लिखा जाता है, तो थीटा को चाहे तो आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन थीटा ओमेगा टी। अब आप यहां पर इसका प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स एक्सिस पे। अब प्रोजेक्शन लेने का तरीका देखो क्या होता है, ये आई नॉट है, मैं यहां पे प्रोजेक्शन लेता हूं, मान लो सपोज ये ओमेगा टी है जिसे मैं थीटा लिख रहा हूं, तो ये बेस हो गया एक्स एक्सिस पे, ये हाइपोटेनस हो गया, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स अपॉन कितना, हाइपोटेनस कितना है आई नॉट, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में आई नॉट कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब ये वाई मान लेते हैं हम लोग, तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखा जा सकता है, ठीक है। वैसे ही वाई एक्सिस की हम बात करें, लेट अस टॉक अबाउट द वाई एक्सिस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वाई अपॉन आई नॉट, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो मतलब अगर फेजर रिप्रेजेंट किए जाए तो एक्स एक्सिस पे रोटेटिंग वेक्टर जो रिप्रेजेंट हो रहा है, उस रोटेटिंग वेक्टर को रिजॉल्व करते वक्त देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन आ रहा है आई नॉट कॉस ओमेगा टी, वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन आ रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एंगल एंटी क्लॉकवाइज, फेजर बनाते समय एंगल्स आर कंसिडर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल्स आर कंसिडर्ड इन कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल पॉजिटिव लिए जाएंगे। अच्छा अगर क्लॉकवाइज गए तो
क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल कैसे लिए जाएंगे, नेगेटिव लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लिए जाएंगे और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए अब समझते हैं, हम इन्हीं का यूज करेंगे, फेजर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बताऊंगा भी सही मैं आप लोगों को। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।